नमस्कार। निर्माण आईएएस के मंच से मैं राजशेखर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 1 नवंबर से निर्माण आईएएस आपकी तैयारी को और सुगम बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए एक श्रृंखला लेकर के आ रहा है, जहां पर करंट अफेयर्स के ऐसे न्यूज़ जो पॉलिटी से, हमारे संविधान से संबंधित होंगे, उन सारे मुद्दों पर इस तरीके से हम बात करेंगे कि आपके नॉलेज में इतनी ऑब्जेक्टिविटी आ जाए कि आप प्रीलिम्स के सभी क्वेश्चंस का आंसर सही से दे पाए। नॉलेज में इतनी सब्जेक्टिविटी आ जाए, मुद्दों को आप इतनी गहराई से समझ लें, इतनी स्पष्टता से समझ लें कि चाहे जितने शब्दों में आपको उत्तर लिखने के लिए कहा जाए, आप उत्तर लिख पाए। इंटरव्यू में चाहे आपसे जिस लेवल पर चाहे जितना घुमा फिरा करके बात किया जाए, आप उन सभी सवालों का जवाब दे पाए। इसके लिए इस श्रृंखला में आप सभी का सहयोग और सुझाव अपेक्षित रहेगा, ताकि इस श्रृंखला को, इस सीरीज को आपके सहयोग से, आपके सुझाव से और बेहतर बनाया जा सके और आपकी तैयारी और हमारा जो मोटो है, गिव द बेस्ट एंड टेक द बेस्ट का, कि हम अपना सर्वोत्तम दें, आप अपना सर्वोत्तम दें और रिजल्ट सुनिश्चित करें। तो इस उद्देश्य के साथ में आज से हम एक नए सीरीज की शुरुआत करते हैं और इस श्रृंखला में जो पहला टॉपिक मैंने चुना है, बहुत एक लंबी चौड़ी टीम से चर्चा के बाद से, कि कहाँ से शुरुआत की जाए। क्या संवैधानिक विकास से शुरू किया जाए, लेकिन वहां से संबंधित कोई महत्वपूर्ण न्यूज नहीं है। विचारधाराओं से, समाजवाद, पूंजीवाद, उदारवाद, इन मुद्दों पर बात की जाए, या फिर संविधान के अनुच्छेद 1 से शुरुआत की जाए, या रैंडम बातें की जाए। तो एक लंबे डिस्कशन के बाद से यह तय हुआ कि किसी विषय को आप तब तक समझ नहीं पाते अच्छे से जब तक आप उसे जोड़ नहीं पाते। और संविधान से, इसकी भाषा जटिल है, कई लोग देख करके इसको घबराते हैं। दोस्ताना रिश्ता नहीं बन पाता संविधान के साथ में, राज व्यवस्था के साथ में। तो इसके लिए हमारे राज व्यवस्था की प्रकृति क्या है, हमारी शासन व्यवस्था की प्रकृति क्या है, हमारे संविधान की प्रकृति क्या है, संविधान में मूलभूत बातें क्या है, इससे आप परिचित हो पाए, जुड़ पाए, इसका सबसे अच्छा माध्यम प्रस्तावना लगा। और इसलिए भी ये टॉपिक हमने लिया क्योंकि प्रस्तावना के संदर्भ में उसके कुछ शब्दों को लेकर के वर्तमान में काफी विवाद की स्थिति बनी हुई है, बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं डाली गई कि आपातकाल के समय 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें कुछ शब्द जोड़े गए थे, जैसे समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता। इसके दो शब्दों पर, समाजवाद पे और पंथ निरपेक्षता पे विवाद। तो ऐसे छात्र जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, प्रस्तावना हमेशा से एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है। प्रीलिम्स के लेवल पे, मेंस के लेवल पे, इंटरव्यू में धूमधाम से प्रस्तावना पर बात की जाती है आपसे। एक आम नागरिक, सामान्य जागरूक नागरिक जो संविधान में अपनी रुचि रखता है और अखबार को पढ़ते समय अगर कुछ विवाद की स्थिति उसको दिखाई देती है और पढ़ने पर जुड़ाव महसूस नहीं हो पाता, सिर्फ खबर मिल जाती है लेकिन कॉन्सेप्ट इसका क्या था, एक अस्पष्ट समझ नहीं बन पाती है, तो उनके लिए भी यह वीडियो बहुत लाभदायक होगा। इस सीरीज के माध्यम से अपनी जानकारी को अपडेट करने के लिए सामान्य रोज आपको खबरें जो सुनाई देती हैं न्यूज चैनल्स में, डिबेट्स में, आप जो पढ़ते हैं संविधान या राज व्यवस्था से संबंधित, उन मुद्दों पर यदि आपकी रुचि है और आप चीजों को समझना चाहते हैं कि हमारे संविधान ने हमें क्या प्रदान किया है, हमारी शासन व्यवस्था कैसे कार्य करती है और किन किन मुद्दों पर किन किन कारणों से डिबेट है, तो उस डिबेट की जड़ आप समझ पाएंगे और अस्पष्टता से उस मुद्दे पर किसी अन्य से आप आसानी से बात कर पाएंगे। तो इस उद्देश्य के साथ में इस श्रृंखला की शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक प्रियम्बल के साथ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि टॉपिक को चुनने का कारण यह है कि लंबे समय से संविधान के दो या प्रस्तावना के दो शब्दों, एक समाजवाद, सोशलिज्म, और एक सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता,
पंथ निरपेक्षता बोलना सही होगा या धर्म निरपेक्षता बोलना सही होगा, इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन इन दो शब्दों को जिसको 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था, उस समय आपातकाल था, इमरजेंसी लगी हुई थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। तो कुछ लोगों का यह तर्क है कि इन शब्दों से भारतीय संविधान का मूल ढांचा ही बदल गया। हम अपनी प्रकृति में, नेचर में, हमारा संविधान ना तो समाजवादी था और ना ही सेकुलर था, पंथ निरपेक्ष था। इसलिए इन शब्दों को हटा दिया जाए, क्योंकि 1973 में जो केशवानंद भारती मामले में डिसीजन आया था कि संसद संविधान में चाहे जिस मात्रा तक संशोधन कर सकती है, लेकिन कोई भी ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है जिससे संविधान का मूल ढांचा ही प्रभावित हो जाए। तो इन दो शब्दों को जोड़ने से उनके अनुसार संविधान का मूल ढांचा प्रभावित हो रहा है। आगे इस पूरे टॉपिक में हम देखेंगे कि क्या वाकई में उनका ये आरोप या उनका ये तर्क सही है कि संविधान का मूल ढांचा चेंज हो रहा है। क्या हमारा संविधान शुरुआत से ही अपने मूल रूप में ही पंथ निरपेक्ष भी है और समाजवाद के सिद्धांतों की ओर भी झुका हुआ है। इन सारी चीजों का विश्लेषण करेंगे आगे एक एक टॉपिक में। तो एक टाइमलाइन देख लेते हैं कि जैसे शुरुआत हुई विवाद की 2008 में कोलकाता में एक एनजीओ है, गुड गवर्नेंस फाउंडेशन, इन्होंने ये मुद्दा उठाया कि आपातकाल के दौरान जो किया गया संशोधन था, ना तो उसको व्यापक जन समर्थन हासिल था और यह एक कोशिश है, तब से ये संविधान में प्रस्तावना में शब्द स्थापित है और भारतीय संविधान के मूल ढांचे को ही, इसके प्रकृति को ही चेंज कर, इसलिए इनको हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने याचिकाएं डाली। 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक कार्यक्रम में प्रस्तावना की जो रूपरेखा, जो कॉपी इस्तेमाल की, वो मूल संविधान की कॉपी थी, अर्थात 42वें संविधान संशोधन से पहले, अर्थात उसमें पंथ निरपेक्ष था, समाजवाद और अखंडता शब्द नहीं थे। तीसरा, 2020 में राज्यसभा से जुड़े एक सांसद, 2021 में भी राज्यसभा से जुड़े एक भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की, राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया एक प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से, इन शब्दों को हटाया जाए, इससे भारतीय संविधान की प्रकृति चेंज हो गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी याचिकाओं को मर्ज करके एक संविधान पीठ का गठन कर दिया है और उस पर सुनवाई चल रही है। अगले कुछ दिनों में उस पर फैसला आएगा। फैसला आए, चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि संविधान की अंतिम व्याख्या का अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, वही वो जो बोलेगा वही अंतिम सत्य है। लेकिन अपनी समझ के हिसाब से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, और समझना सिर्फ इस विवाद को नहीं है, संविधान के एक एक शब्द को समझना है, क्योंकि संविधान का एक एक शब्द इतना महत्वपूर्ण है कि एक एक शब्द पर एक एक किताब लिखी जा सकती है, क्योंकि एक एक शब्द को शामिल करने के लिए संविधान सभा ने घंटों, महीनों, दिनों तक बहस किया है। उन सारे शब्दों को स्पष्टता के साथ समझते हुए सामान्य बोलचाल की भाषा में हम इस्तेमाल करते हैं, प्रस्तावना में पढ़ लेते हैं, या कहीं और वो बातें मिलती हैं, वो शब्द मिलते हैं तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन उसकी विशिष्टता क्या है, उस शब्द की, उसका महत्व क्या है, वो हम नहीं समझ पाते। आज इस सीरीज के माध्यम से प्रस्तावना के उन सभी शब्दों पर जहां पर गुड़ बातें छुपी हुई है हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग प्रस्तावना होती क्या है, इसका महत्व क्या है, हम क्यों चर्चा करें, क्या ये इतना महत्वपूर्ण विषय है एक पेज का कि जिसमें 2-3 शब्द जोड़ने से पूरे भारतीय संविधान की प्रकृति ही चेंज हो जाती है? ऐसा संभव है? तो इसका महत्व क्या है, क्या होती क्या है प्रस्तावना? सामान्य भाषा से शुरुआत करते हैं। जनरली आप किसी भी किताब की दुकान पर जाते हैं कोई किताब खरीदने के लिए, सामान्य तौर पे एक किताब 200, 150, 300, 500, 1000, 2000 पन्ने की हो सकती है। आप उस विषय की किताब खरीदने के लिए जाते हैं जो आपकी रुचि का है, वहां पर आपने बहुत सारी पब्लिकेशन के राइटर्स की किताबें देखी, कंफ्यूजन की स्थिति बनती है। अब आप क्या करेंगे कि कौन सी किताब मेरे लिए बेहतर है, जो चीजें मैं चाहता हूं वो किस किताब में है, कहां से बात का पता करेंगे? क्या पूरे पुस्तक को पलट करके एक एक पेज उसका पढ़ेंगे? संभव नहीं है। इसके लिए आप क्या तरीका निकालते हैं कि रफली एक बार पलट करके कुछ पेज उसके देखते हैं, कुछ शब्द देखते हैं। इसके अलावा जो आप ध्यान से देखते होंगे वो इंडेक्स देखते हैं, प्रीफेस देखते हैं। क्यों?
ये उस किताब की प्रस्तावना है कि उस किताब में लेखक ने क्या बातें लिखी हैं, किस उद्देश्य से लिखी है, किस सीक्वेंस में क्या क्या लिखी हुई है, और आपके हिसाब से जो बातें चाहिए वो है कि नहीं है। वो 1 पेज का 2 पेज का इंडेक्स पढ़ने के पश्चात आप चीजों को समझ जाते हैं। संविधान के या किसी विधि के संदर्भ में भी प्रस्तावना का यही महत्व है कि सामान्य तौर पे यदि कोई विधि आती है, कोई कानून बनाया जा रहा है संसद के द्वारा, विधानसभा द्वारा, या किसी अन्य प्राधिकारी जिसके पास विधि निर्माण की शक्ति है, तो कानून भी लंबा चौड़ा होता है, 18 पन्ने का, 20 पन्ने का, 22 पन्ने का। उन सारी चीजों को समग्र रूप से, संक्षिप्त रूप से एक फ्रंट पेज जोड़ करके, जिसको हम प्रेम्बल या उद्देशिका कहते हैं, उसमें उस कानून से संबंधित मूलभूत बातें कि इसकी प्रकृति क्या है, इसको लाने का उद्देश्य क्या है, वो बातें शामिल कर दी जाती हैं। आप वो पढ़ लेते हैं और चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। संविधान के संदर्भ में भी यही बात है कि यदि कोई विदेशी पर्यटक, टूरिस्ट हमारे देश में घूमने आना चाहता है और आने से पहले वो ये जानना चाहता है कि मैं जिस देश में जा रहा हूं वहां का संविधान किस प्रकृति का है, वहां की शासन व्यवस्था कैसी है, वहां के नागरिकों को, वहां जाने वाले किसी व्यक्ति को क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं, समानता का स्तर क्या होगा, स्वतंत्रता मेरे पास क्या क्या होगी, इन सारी बातों को अगर जानना चाहता है तो क्या करेगा? संविधान का एक आर्टिकल पढ़ेगा? संभव नहीं है। ना तो उसके पास इतना समय है, ना ही धैर्य है। लेकिन हम लोगों को समय देकर के और धैर्य देकर के दोनों से पढ़ना है, क्योंकि ये हमारे देश की प्रस्तावना है, हमारे देश का संविधान है। इस देश की शासन व्यवस्था का अधीन ही हम लोग का रहना है, तो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन उस पर्यटक के पास एक दूसरा ऑप्शन है कि समझदारी से संविधान की प्रस्तावना को पढ़ ले, उसको समझ ले। अगर उसको समझ लिया तो भारतीय संविधान की मूलभूत बातें उसको समझ में आ जाएंगी, क्योंकि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की आत्मा है। संविधान में क्या लिखा गया है, हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, वो सारी की सारी बातें उसको वहां पर दिख जाएंगी और वो समझ जाएंगे। तो ये होता है प्रस्तावना, और ये होता है उसका महत्व संविधान के संदर्भ में कि संविधान के प्रमुख सिद्धांत, मूलभूत बातें, संविधान का उद्देश्य, वो सारी बातें सामान्य तौर पर किसी भी देश की प्रस्तावना में शामिल होती है, जिनको पढ़ने से बहुत सी चीजें अपने आप स्पष्ट हो जाती। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। महत्व क्या है, क्या होती है प्रस्तावना, आप लोगों ने समझ लिया। तो एक बार अपने संविधान की प्रस्तावना हम देख लेते हैं कि वहां पर क्या बातें, ताकि हम धीरे धीरे उन चीजों पर आगे बढ़ पाए। फिर समझेंगे कि प्रस्तावना हमारी कैसे बनी है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, सब कुछ। ठीक है, तो एक बार आप लोगों ने बचपन से अगर एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते हैं, नेशनल बुक ट्रस्ट की किताबें पढ़ते हैं, या किसी अच्छे पब्लिकेशन की किताब पढ़ते हैं, तो किताब के पहले पेज पे, उस कवर पे अंदर एक रिवाज रहा है संविधान से संबंधित कुछ बातें छापने का। जैसे कहीं प्रस्तावना को छाप दिया, कहीं मूल कर्तव्यों को, कहीं मूल अधिकारों की सूची दे दी। क्यों? क्योंकि राज्य चाहता है, सरकार चाहती है आपसे कि आप अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को, अपने देश की शासन की, राज्य की प्रकृति को समझें। तो समझते हैं, एक बार पहले पढ़ लेते हैं कि क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। संविधान की जो मूल भाषा है प्रस्तावना की, वो इस प्रकार से है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता तथा उन सभी को प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सभी में राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए एतद द्वारा आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसके किसी भी पहलू पर बात करने से पहले प्रस्तावना को मैंने इसलिए बोला, कितनी प्रिसाइज और कितनी गहरी बातें इसमें लिखी हुई, एक एक शब्द का कितना महत्व है। तो प्रस्तावना के किसी भी पहलू से बात करने से पहले इसका विकास कैसे हुआ, इसका इतिहास क्या है, मैंने आपके सामने इसलिए बोला, इसलिए पढ़ा कि आप इससे जुड़ पाए,
आप समझ पाए कि कितनी प्रिसाइजली इसकी भाषा है और एक एक भाषा, एक एक शब्द कितना सुंदर है और एक एक शब्द का इतना महत्व है कि एक एक शब्द पर एक एक किताब लिखी जा सकती है। संविधान सभा ने हमारी प्रस्तावना में, पूरे संविधान में कहीं भी कोई अनावश्यक बातें नहीं लिखी है या कोई भी शब्द, किसी भी शब्द का इस प्रकार से प्रयोग नहीं किया गया है जो रैंडमली ले लिया गया हो, जिसका कोई अर्थ ना हो। हर शब्द के पीछे वाद विवाद रहा है, लंबे समय तक उस पर बहस चली है, फिर स्थान दिए। तो इसके एक एक शब्द पे बात करें, इससे पहले संक्षिप्त रूप में हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रियम्बल का संविधान के संदर्भ में इतिहास क्या है। क्या हमारे देश के संविधान में इसको पहली बार लागू किया गया था? क्या विश्व में कहीं यह व्यवस्था पहले से लागू थी? तो आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, इसके निर्माण की प्रक्रिया काफी लंबी चली और निर्माण की प्रक्रिया के दौरान हमारी संविधान सभा ने कम से कम 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, इस बात के लिए कि हम अपना समय, ऊर्जा बचा सकें, अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार कुछ इनोवेटिव बातें, नवाचार कर सकें, और जो ऐसी बातें हैं जिन पर दुनिया पहले से रिसर्च कर चुकी है, अनुसंधान कर चुकी है, और वो व्यवस्थाएं हमारी आवश्यकताओं, परिस्थितियों के अनुरूप है, तो वहां से हम प्रेरणा ले लें। प्रस्तावना के संदर्भ में भी यही बात है कि 1789 में अमेरिका का संविधान लागू हुआ था। वहां पर भी, वहां के संविधान में भी एक प्रस्तावना है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हमारे प्रस्तावना की शुरुआत की भाषा है। और यूएसए में क्या है? वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो अगर इस वाक्यांश की बात करें हम भारत के लोग की, विद द पीपल ऑफ इंडिया, तो इसकी प्रेरणा कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। इसके अलावा स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये जो बातें हैं, ये फ्रांस के संविधान से इसकी प्रेरणा ली गई। तो इस आधार पे कि संविधान सभा ने 60 से अधिक देशों के संविधानों को पढ़ा, कुछ फंडामेंटल अपना नहीं किया, रिसर्च नहीं किया, जो चीजें जहां से अच्छी लगी उसको उठाकर अपने संविधान में डाल दिया। इनका संविधान पैबंद लगा हुआ संविधान है, उधार का थैला है, मौलिकता कुछ नहीं इस संविधान में। आलोचक ऐसे बहुत सारे इल्जाम लगाते हैं और यह बात वो प्रस्तावना के संदर्भ में भी करते हैं। क्या है मौलिक? एक वाक्यांश वहां से लिया, दूसरा वाक्यांश वहां से लिया, तीसरा दर्शन वहां से लिया और फिर होकर के अपनी प्रस्तावना बना ली। लेकिन क्या उनका तर्क सही है? तर्क उनका बिल्कुल सही नहीं है। कभी भी आपसे कोई इस बात पे बात करे, आपसे पूछा जाए, लिखने के लिए कहा जाए कि क्या हमारा संविधान मौलिक है, क्या हमारी प्रस्तावना मौलिक है? बिल्कुल मौलिक है। मौलिकता का अर्थ क्या होता है? क्या मौलिकता का अर्थ हमेशा यही होता है कि हमेशा कुछ नया सोचा जाए, नया आविष्कार किया जाए, नया किया जाए, या फिर ज्ञान के एक निश्चित बिंदु तक जहां दुनिया पहले से पहुंच चुकी है, अपनी ऊर्जा, अपना समय खर्च करके, अपने संसाधनों को खर्च करके, हम ज्ञान के उन्हीं बिंदुओं तक पुनः अपनी ऊर्जा, अपने संसाधन, अपना समय खर्च करके पहुंचे, तो ये मूर्खता है। क्योंकि फर्ज हमारा, दायित्व हमारा ये बनता है कि उस बिंदु से आगे हम चीजों पर रिसर्च करना शुरू करें जहां तक दुनिया पहले से पहुंच चुकी है, और उसके अनुसार, अपने देश की परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार हम उस व्यवस्था में संशोधन करके, अपना रिसर्च करके चीजों को शामिल कर लें। मौलिकता तो ये भी है। जैसे एक कोई दार्शनिक ये चाहता है कि मैं अपनी कोई रचना करूं और वो चाहता है कि मेरी रचना पूरी तरीके से मौलिक है, उसमें कुछ भी मैं कहीं से भी कॉपी पेस्ट, कुछ भी मैं करूंगा नहीं जो पहले से हो चुका है, सब कुछ मुझे नया करना है, तो फिर तो उसको कॉपी और पेन का आविष्कार भी नए सिरे से करना पड़ेगा। तो अगर वो ये करता है तो क्या समझदार दार्शनिक है, या अपने संसाधनों की, अपनी ऊर्जा की, अपने समय की बर्बादी कर रहा है? कायदे से काम क्या उसका होना चाहिए कि जो चीजें पहले से उपलब्ध है उनका इस्तेमाल करके उसके आगे कुछ ऐसी बातें लिखो जो नवाचारी हो, इनोवेटिव हो। मौलिकता वो भी है। तो सिर्फ इतना मात्र कह देने से कि इसकी, इस शब्द की प्रेरणा, इस वाक्यांश की प्रेरणा वहां से ली गई है, यूएसए से, इसकी फ्रांस से ली गई है, इसलिए आपकी प्रस्तावना मौलिक नहीं है, आपका संविधान मौलिक नहीं है, ये गलत है। इस तर्क से नहीं सहमत होना। ठीक है। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो जो अनेकों एक्ट्स आए हैं, कानून आए थे, जैसे 1773 से जो श्रृंखला शुरुआत होती है और 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक पहुंचती है, ब्रिटिश संसद द्वारा जो बनाए गए कानून थे,
उसी क्रम में 1919 का जो, जिसको मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म लोग कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1919 का जो एक्ट था उसमें तो प्रस्तावना थी, लेकिन उससे बहुत बड़ा, बहुत बदले हुए स्वरूप में 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, उसमें प्रस्तावना नहीं थी। तो क्या प्रस्तावना होना ना होना ये आवश्यक है? नहीं, बिल्कुल भी आवश्यक नहीं। कोई देश चाहता है कि अपने संविधान से संबंधित मूलभूत बातें एक पेज में कुछ शब्दों में मैं पहले शामिल कर लूं या कहीं और शामिल कर लूं, जिसको मैं प्रेमल कहूंगा तो ठीक है। नहीं तो बहुत से ऐसे देश हैं जिनका लिखित संविधान ही नहीं है। लिखित संविधान कहने का मतलब ये होता है कि कहीं भी कहा जाए कि लिखित संविधान, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर उनके यहाँ कोई विधि नहीं है, कोई शासन व्यवस्था चलाने की पद्धति नहीं है, अस्थायित्व नहीं है, सब कुछ होता है। बस वो, जैसे हमने अपना सब कुछ लिख करके एक बुक बनाया, उसको बाइंड कर दिया और लिख दिया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। व्यवस्था उनके पास भी सारी होती है, बस सिर्फ एक जगह कवर लगा हुआ नहीं होता है, इसलिए कहते हैं कि लिखित संविधान नहीं है। लिखित संविधान नहीं है तो प्रस्तावना की बात कहां से होगी? लेकिन शासन व्यवस्था उनकी भी धूमधाम से चल रही है। ठीक है, तो ये तो हुआ एक विकास क्रम कि अमेरिका के संविधान से प्रेरणा। फिर 1919 का मॉन्टफोर्ट, प्रीलिम्स से पूछा जाए, ये प्रीलिम्स का फैक्ट है, तो बन सकता है क्वेश्चन, बना हुआ है कि 1919 के या किस कि 4 अधिनियम का आपको नाम दे दिया गया और कह दिया गया किसमें से किसमें प्रस्तावना शामिल थी, किसमें शामिल नहीं थी। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखें। इसके अलावा अभी हमारे संविधान में जो प्रस्तावना का वर्तमान स्वरूप है, इसकी आधारशिला 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा था, वो उसकी आधारशिला है। इसी को आगे चल करके इसमें एक लंबे चौड़े वाद विवाद बहस के पश्चात संविधान सभा की प्रारूप समिति ने इसको ड्राफ्ट किया और हमारे संविधान में ये शामिल हो गया। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इसकी आधारशिला है। तो प्रस्तावना पर आने से पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। उद्देश्य प्रस्ताव जैसे अपने नाम से ही निहित है, इसमें कुछ उद्देश्यों की बात की गई होगी। कैसे उद्देश्यों की बात की गई? संविधान सभा का निर्वाचन हुआ, संविधान सभा आकर के बैठी, उद्देश्य उनको अपना पता है कि हमें तो संविधान लिखना है। लेकिन इतने सारे विद्वान लोग इतने क्षेत्रों से, इतने वर्गों से आए हैं, इन सारे लोगों में यह सहमति कैसे बने कि संविधान की दिशा क्या होनी चाहिए, उसकी दशा क्या होनी चाहिए, कहां से हम अपने कार्य की शुरुआत करें, किन बातों पर हम विचार करना शुरुआत करें? जब तक ये दिशा तय नहीं हो जाती, हर कोई अपना अपना विचार देगा, संविधान सभा कैसे कार्य कर पाती आगे? तो इसके लिए नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को यह प्रस्ताव पेश किया कि हमारा उद्देश्य प्रस्ताव है। इसमें मैं कुछ मूलभूत बातें, मतलब उस समय के लगभग लोगों के सर्वसम्मति, नेताओं के, क्योंकि संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पेश करने से पहले नवंबर 1946 में ही ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की बैठक मेरठ में हुई थी। वहां पर मेरठ में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने इस पर वाद विवाद करने के बाद इसको सहमति प्रदान कर दी थी। तो बात इस पर हो चुकी थी, एक आम सहमति बन चुकी थी। लेकिन फिर भी 13 दिसंबर 1946 को जब इसको पेश किया गया, तो एक हमारे संविधान सभा की कार्य प्रणाली के बारे में आप लोग जानते होंगे कि बहुत अच्छी पद्धति अपनाई थी। एक पवित्र उद्देश्य से, पवित्र दस्तावेज के निर्माण के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, संविधान के निर्माण के लिए। तो यहाँ पर सर्वसम्मति से चीजें अगर हो तो ज्यादा बेहतर है। हम मत विभाजन नहीं करेंगे वोटिंग के आधार पे कि आप पक्ष में हो या विपक्ष में हो, इन चीजों को हम करने से बचेंगे, क्योंकि पूरे भारतीय, सभी भारतीयों के लिए, सभी भारतीयों की सहमति से बनाया जा रहा है यह संविधान, इसमें किसी की असहमति नहीं होनी चाहिए। तो सर्वसम्मति से हर प्रस्ताव पारित करने की रवायत हमारे संविधान सभा ने अपनाई। और आश्चर्य की बात है, इतनी बड़ी संविधान सभा और लगभग हर प्रस्ताव सर्वसम्मति से ही पास किया गया। उसमें उद्देश्य प्रस्ताव भी कि नेहरू जी ने पेश किया, इसलिए संविधान सभा के सदस्य ने यह नहीं बोला कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, चलिए हम इस पर इसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। 13 दिसंबर 1946 को पेश करने के बाद से 19 दिसंबर 1946 इस पर लगातार बातचीत होती रही। उसके बाद से संविधान सभा के ही कुछ सदस्यों, जैसे कि हृदयनाथ कुंजरू, एम.आर. जयकर, अंबेडकर जी, इन विद्वानों ने सुझाव दिया
कि अभी तक मुस्लिम लीग संविधान सभा में शामिल नहीं हुई है और ना ही देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। और ये प्रस्ताव ऐसा है जो संविधान की दिशा को निर्धारित कर रहा है, इसके मूलभूत आदर्शों को परिलक्षित कर रहा है। तो उनके साथ भी डिस्कस हो जाता, उनकी भी सहमति मिल जाती तो अच्छा होता। इसलिए इसको कुछ दिन तक रोक करके संविधान सभा अपना अन्य कार्य करे और जब मुस्लिम लीग देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल हो जाए तो फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन संविधान सभा के पास इतना समय नहीं था तो लंबे समय तक बैठ करके इंतजार करती। इसलिए 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। उद्देश्य प्रस्ताव में ऐसी बातें थी तो पेश करते समय नेहरू जी ने एक बहुत प्रभावशाली भाषण दिया। तो उस भाषण के कुछ अंश मैं आपको बताता हूं ताकि इस उद्देश्य प्रस्ताव और प्रस्तावना के महत्व को आप समझ पाए। कि नेहरू के शब्दों में कि हालांकि उद्देश्य प्रस्ताव एक प्रस्ताव है लेकिन एक सामान्य प्रस्ताव से बहुत ज्यादा है। अंधकार के इस समय में पूरी दुनिया और स्वयं भारतीय हमारी ओर संशय भरी दृष्टि, संशय भरी निगाह से देख रहे हैं कि हम क्या भारतीय संविधान की प्रकृति, भारतीय शासन व्यवस्था की प्रकृति निर्धारित करेंगे। वैश्विक समुदाय के संदर्भ में हमारा दृष्टिकोण क्या होगा। इन सारे सवालों का जवाब है और सभी भारतीयों की अभिव्यक्ति है यह उद्देश्य प्रस्ताव कि हमारी शासन व्यवस्था की प्रकृति ये होगी, हमारे शासन का, हमारे संविधान का उद्देश्य ये होगा। वैश्विक समुदाय से हम इन इन मुद्दों पर इस तरीके के रिश्ते रखेंगे, हम किस उद्देश्य से काम करेंगे। ये सारी बातें संविधान सभा में प्रस्तुत उस नेहरू जी द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में शामिल थी। तो एक बार उन बातों को देख लेते हैं। ठीक है, जैसे पहला था कि हम गणराज्य बनेंगे और कैसा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनेंगे, ना तो डोमिनियन बनेंगे। अब क्यों शामिल किया गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस शब्द का क्या महत्व है ये आगे हम लोग बढ़ेंगे और बात करेंगे। फिलहाल सिर्फ उद्देश्य प्रस्ताव से आप लोग फ्रेंडली हो जाए कि नेहरू जी ने संविधान सभा में क्या कहा था, उस प्रस्ताव में क्या क्या बातें थी। पहला बताया लक्ष्य, उद्देश्य कि हमें गणराज्य बनना है और वो भी कैसा, संप्रभुता संपन्न। अब गणराज्य का क्या होता है, संप्रभुता संपन्न होने का क्या अर्थ होता है, ये हम आगे बात करेंगे। दूसरा, हम यूनियन ऑफ स्टेट्स बनेंगे, मतलब राज्यों का संघ बनेंगे। देशी रियासतें हैं, बहुत से ऐसे राज्य हैं उस समय थे राजनीतिक इकाइयां, उस संघ में शामिल होंगी तो उनको क्या दर्जा प्राप्त होगा, क्या उनका कोई अस्तित्व होगा या नहीं होगा, उनको क्या क्या अधिकार प्राप्त होंगे, शासन व्यवस्था में वो किस प्रकार से सहयोग करेंगे, उनका क्षेत्राधिकार क्या होगा। इन सारी बातों को लेकर के शब्द कहा गया कि भारत राज्यों का संघ बनेगा और आगे उसकी व्याख्या की जाएगी, तो उस पर हम आगे बात करेंगे। तीसरा, हम किस अधिकार से संविधान सभा यहां पर बैठी है, सोर्स क्या है हमारे अथॉरिटी का, किसके आदेश से बैठी है, तो क्लियर कर दिया गया। ना तो किसी सम्राट के, ना किसी एक्ट के, हम यहां पर जनता के आदेश से बैठे हैं, अपने देश के भारतीयों के आदेश और जनादेश से हम यहां पर बैठे हैं, पब्लिक के ऑर्डर से। वो हमारे, जनता हमारी शक्ति का स्रोत है, सत्ता का स्रोत है, अधिकार का स्रोत है। इसके वास्ते तो हम अपनी जनता के लिए क्या क्या करेंगे, कैसा होगा, हमारे संविधान की प्रकृति क्या होगी, उसका उद्देश्य क्या होगा। तो नागरिकों को हम न्याय उपलब्ध करवाएंगे। किस 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 प्रकार का न्याय, आगे हम देखेंगे कि प्रस्तावना में किस किस प्रकार के न्याय की बात की गई। मतलब हमारे देश में, राज्य में, भारत राज्य में कोई भी रहता है उसको न्याय की गारंटी हम देते हैं, उसको स्वतंत्रता की गारंटी हम देते हैं, उसको समानता की गारंटी हम देते हैं। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी प्रस्तावना और संविधान के संदर्भ में क्या है, इस पर हम डिटेल में बातें करेंगे आगे धीरे धीरे। इसके अलावा भारतीय संघ का उद्देश्य क्या होगा, ये तो अपने देश और देश के नागरिकों के लिए है। वैश्विक समुदाय के संदर्भ में यह संघ, भारतीय संघ, जिसके शक्ति का स्रोत जनता है, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता, समानता और न्याय सुनिश्चित करना है, वैश्विक समुदाय के लिए शांति स्थापना के लिए प्रयास करेगा हमेशा। साथ ही मानव कल्याण के उद्देश्य से, ह्यूमैनिटी के वेलफेयर के उद्देश्य से भारत शासन करेगा। ये भारतीय राज्य की प्रकृति, उसकी दिशा और दशा निर्धारित करने वाले उद्देश्य प्रस्ताव की मुख्य बातें हैं। इन बातों से स्पष्ट हो गया प्रस्तावना, जैसे मैंने बताया और जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, कि
पढ़ा होगा, यही सारी मूलभूत बातें वहां पर होंगी। तो अब एक एक करके प्रस्तावना के शब्दों को हम लोग समझे, उससे बेहतर है कि सामान्य तौर पे आज हर छात्र या लोग क्या चाहते हैं कि पढ़ने से पहले ही हमें पता चल जाए कि आप जो हमें पढ़ा रहे हो या जो डिस्कस हम लोग यहाँ पर अपना समय दे रहे हैं, इस डिस्कशन की समाप्ति के बाद से हमें क्या मिलेगा। तो डिस्कशन अगर आप लोग के काम आए तो अंततः आप लोग का रिजल्ट मिलेगा, लेकिन फिलहाल इस टॉपिक से आप लोग को क्या मिलेगा कि यूटिलिटी ऑफ द प्रियम्बल, प्रस्तावना की उपयोगिता क्या है, आप लोग अच्छे से समझ जाए सारी बातें। प्रस्तावना की उपयोगिता अपने आप में एक व्यापक अवधारणा है, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें हैं। जैसे क्या है, हमारे संविधान का स्रोत कौन है, सत्ता का स्रोत कौन है, शक्तियों का स्रोत कौन है, तो बोल दिया जनता है। कैसे है, क्या इस शब्द का महत्व है, क्या इस वाक्यांश का महत्व है, वो हम जानेंगे। हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, संक्षिप्त बात की, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, इन सारी बातों पर हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे संविधान की या राज व्यवस्था की प्रकृति क्या है, संक्षिप्त में बात की, ये भी आपको पता चल जाएगा टॉपिक खत्म होते होते। और साथ ही इन सब चीजों के अलावा प्रस्तावना प्रवर्तनीय है या नहीं, संशोधनीय है या नहीं, इन सारे प्रश्नों के भी जवाब मिल जाएंगे। और नहीं है यदि प्रवर्तनीय, इन्फोर्सेबल नहीं है बाई कोर्ट, तो क्या इसका कोई महत्व है? बहुत महत्व है। न्यायपालिका की भाषा में कहे तो सीधा कि संविधान की व्याख्या में जहां आवश्यकता होगी, सर्वोच्च न्यायालय प्रस्तावना को एक आधार बना सकता है संविधान की व्याख्या के लिए, प्रावधानों की स्पष्टता के लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं आराम से, एक एक शब्द से, क्योंकि सामान्य तौर पे आप जो शब्द सुनते आते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि वाक्यांश ही तो है। लेकिन ये वाक्यांश वो सागर में गागर वाली बात है, बहुत सारगर्भित शब्द है। ये सिर्फ एक वाक्यांश नहीं है, ये हमारे प्राचीन काल से चली आ रही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रस्तुतिकरण है। हमारे सामाजिक सोच, सामाजिक दृष्टिकोण, सामाजिक समरसता को दर्शाता है। यह हम की भावना, एकत्व की भावना के साथ हम कार्य करते हैं, इस बात को दर्शाता है। मैं तो हमारी बोलचाल की भाषा में या संस्कृति में तब शामिल हुई जब पाश्चात्य संस्कृति के हम संपर्क में आए और समाज में भौतिकता बढ़ी और स्वार्थ की भावना बढ़ी, तो हम की भावना से मैं की भावना की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ गए। लेकिन हमारी संविधान सभा उस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, एक दूसरे से सहयोग करते हुए अपने सुख की चिंता करने से पहले दूसरों के दुखों का निदान करना, और कोई भी कार्य हम अकेले नहीं करते, उसको समाज पे, राज्य पे, नागरिक पर थोपते नहीं है, बल्कि जो करते हैं एकत्व की भावना से मिलकर के करते हैं। इन सभी भावनाओं की अभिव्यक्ति है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये तो इमोशन के स्तर पे हो गया, भावनात्मक भावना के स्तर पे। लेकिन क्या इस शब्द का कोई और भी महत्व है? बहुत महत्व है कि बार बार आपसे पूछा जाता है कि हमारे यहाँ संप्रभुता का, सत्ता का स्रोत कौन है। मैंने बताया जनता। आपको ऑप्शन दे दिया जाता है, संसद है, संविधान है, न्यायपालिका है, कौन है, सरकार है या लोग हैं। कई लोग कंफ्यूज होकर के गलत करके आ जाते हैं। लेकिन प्रस्तावना का यही वाक्यांश वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ही सिद्ध करता है कि हमारे यहाँ सत्ता का अंतिम स्रोत, संप्रभुता का स्रोत कोई संस्था, कोई व्यक्ति या कोई व्यक्तियों का समूह ना होकर संपूर्ण भारतीय जनता है। हम सब भारत के लोग हैं। सत्ता का स्रोत है, यह बताता है। कोई भी ऐसा मूलभूत परिवर्तन या कोई भी ऐसी चीज जो व्यापक जनहित को प्रभावित करे, पूरे भारतीयों के हित को प्रभावित करे, ऐसा कोई भी परिवर्तन, कोई भी संशोधन भारतीयों की इच्छा से ही हो जाए। लेकिन अगर आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा, ये कहाँ सरकार संशोधन करने से पहले मुझसे कहाँ पूछती है कुछ भी, वो तो कर लेती है, कानून बना देती है। ऐसा नहीं है। आपने ही अपनी संप्रभुता, वो आपके पास आए थे, अपनी संप्रभुता अगले 5 वर्षों के लिए दी है हमारे बिहाफ में। तुम हमारे लिए हमारा नौकर बन करके हमारी सेवा करो, हमारा कार्य करो। तो संप्रभुता आप ही की थी। अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से आपने सरकार को दी है, राज्यों को दी है। तो आप ही अप्रत्यक्ष रूप से आप ही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इसकी संप्रभुता का स्रोत ही है आप, मैं, हम, पूरे भारतीय। ये इस शब्द का महत्व है।
वी द पीपुल ऑफ इंडिया। लेकिन इस बात को लेकर के भी कई लोगों के पेट में दर्द हो जाता है कि हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, तो क्या सभी भारत के लोगों ने मिलकर के संविधान को लिखा था? कुछ लोग इस पर डिबेट खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं। क्यों? संविधान सभा का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर नहीं हुआ था। जनता ने प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों को नहीं चुना था। इस आधार पे आप कैसे कह सकते हैं कि संविधान सभा ने जो संविधान लिखा वो जनता की इच्छा थी? वो तो जनता पर थोपी गई है। इसी में एक अगला डिबेट निकल करके आता है जो आगे आएगा, यही डिस्कस कर लेते हैं, संप्रभुता से संबंधित, कि ना तो संविधान सभा संप्रभु थी, ना ही उसको पॉपुलर सपोर्ट प्राप्त था। जनता ने निर्वाचित ही नहीं किया था। लेकिन उनका यह आरोप बेबुनियाद है। उस समय की परिस्थितियों की अगर बात करें तो क्या यह संभव था, जैसे आज अगर चुनाव होता है तो एक राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधि आपके पास आता है अपने पार्टी का एजेंडा लेकर के कि अगर मैं सरकार में आया, आपने हमें वोट दिया, तो हम आपके लिए ये कार्य करेंगे। उस समय तो हर किसी को पता था कि संविधान लिखना है, संविधान सभा का निर्वाचन करना है। लेकिन वो प्रतिनिधि जनता के पास जाकर के बता देंगे कि हम संविधान लिखेंगे। जनता जानना चाहते कि संविधान में क्या लिखोगे। वो एक व्यक्ति कैसे बताएगा? तो कलेक्टिव लंबे चौड़े विचार विमर्श के बाद से वो बातें, मूलभूत बातें लिखी जानी थी। और उस समय जो दंगा फसाद वाली स्थिति हमारे देश में चल रही थी, इंडिया पाकिस्तान ये सब लेकर के, व्यवहारिक नहीं था कि हम उस समय चुनाव करवाएं। जनता से किस मुद्दे पर वोट मांगते हैं? संविधान हम बनाने जा रहे हैं, हमें अपना वोट दो। खर्चीली प्रक्रिया है। जनता उस समय इतनी जागरूक, इतनी साक्षर नहीं थी कि इन मुद्दों को समझ पाती। दूसरा, उनको पूरा का पूरा पब्लिक सपोर्ट प्राप्त था। जो संविधान सभा हमारे सदस्य बैठे थे, बेशक उस समय प्रत्यक्ष रूप से चुन करके नहीं गए थे। 1951 के अंत में, 52 के शुरुआत में जो चुनाव हुए उसमें तो जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी थी। संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों ने 1952 के इलेक्शन में भाग लिया और उनमें से लगभग सभी जीत करके गए। इसका मतलब क्या है? अगर उस समय निर्वाचन होता भी तो वही लोग जाते संविधान सभा में जो थे, उनके पास पॉपुलर सपोर्ट था। तो ऐसा नहीं कह सकते कि संविधान सभा कुछ समुदाय ने मिलकर के लिखा और थोप दिया कि सारी भारतीय जनता ने मिलकर के लिखा। हम भारत के लोग में, हम भारत के लोगों की ही मौजूदगी है, किसी समुदाय, किसी समूह या कुछ व्यक्तियों की नहीं। तो इस डिबेट में नहीं जाना है। ठीक है। अगला जो है उसमें हम कुछ शब्दों को पढ़ेंगे अगले इस स्लाइड से। उन शब्दों को पढ़ने के पश्चात हमें क्या पता चलेगा कि मेंस में अगर आपसे आंसर लिखने के लिए पूछा जाए या प्रीलिम्स में ऑप्शन बना करके इसी तरीके से दे दिया जाए कि हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, तो आप इन शब्दों के माध्यम से, अगर प्रीलिम्स का क्वेश्चन है तो बता पाए, और मेंस का क्वेश्चन है तो एक एक शब्द का क्या क्या महत्व है, कितने महत्वपूर्ण है ये शब्द। इन सारी चीजों पर हम एक एक करके डिटेल में बात करते हैं। तो हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति क्या है? हम संप्रभुता संपन्न है? अच्छा, सैद्धांतिक तौर पे है, व्यवहार में है कि नहीं है, ये जब हम संप्रभुता पढ़ लेंगे, संप्रभुता शब्द पर डिटेल में बात कर लेंगे, तो हम इस व्यवहारिक पक्ष पर आएंगे, पंथ निरपेक्षता पर बात कर लेंगे, उसके बाद से आएंगे कि सैद्धांतिक तौर पे हम कहाँ हैं और व्यवहारिक तौर पे आज प्रत्येक देश या फिर भारत कहाँ खड़ा है। तो पहले संप्रभुता क्या है, इस शब्द पे बात कर लेते हैं। इस संप्रभुता सामान्य तौर पे आप लोग जानते हैं एक बात क्या, कि देश के आंतरिक, इंटरनल और एक्सटर्नल, अगर इन दोनों मामलों में कोई देश निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है तो क्या है, वह संप्रभुता संपन्न माना जाता है। लेकिन क्या इतना ही है? अगर इतना ही है तो फिर बार बार प्रश्नों का उत्तर देते समय आप लोग गलती क्यों कर देते हैं? हो जाती हैं गलतियां क्योंकि संप्रभुता शब्द से आप जुड़ नहीं पाते हैं सॉवरेनिटी से। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये सैकड़ों सालों के एक सफर का परिणाम है। इस शब्द को प्राप्त करने के लिए हमारे हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी शहादत दी है, तब जाकर के इस शब्द को हम अपने संविधान में शामिल करने का अधिकार दे पाए हैं।
तो इतना आसान नहीं है सिर्फ आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने की शक्ति। ये तो ठीक है, तो क्या जिस देश की प्रस्तावना में ये शब्द नहीं लिखे गए हैं, क्या वो संप्रभु नहीं है? क्या वो आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन हमारी संविधान सभा ने अगर इस शब्द को शामिल किया है संविधान में, प्रस्तावना में, तो इसका कुछ वजह रहा होगा कि क्यों हम लिख के ही पूरी दुनिया को बता देना चाहते हैं कि हम संप्रभुता संपन्न हैं। तो इसको एक सफर के माध्यम से हम लोग देखते हैं, तो इस शब्द का महत्व हम लोग समझ पाएंगे अच्छे से, इस शब्द का सम्मान कर पाएंगे और गर्व से कह पाएंगे कि हम एक ऐसे राष्ट्र के, एक ऐसे राज्य के निवासी हैं जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। ये पहले नहीं कह सकते थे, आज से ज्यादा नहीं, 1947 के पहले हम नहीं कह सकते थे। क्यों नहीं कह सकते हैं, देखते हैं और कैसे इस शब्द तक हम लोग पहुंचे। एक शब्द होता है कॉलोनी, उपनिवेश। अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं क्या है कि उपनिवेश कहने का मतलब एक ऐसा क्षेत्र, जैसे मान लीजिए कोई एक शक्तिशाली क्षेत्र है एक्स है, यहाँ पर कोई दूसरा क्षेत्र वाई है, एक्स ने जाकर के वाई पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार से अधिकार किया कि वह वाई का भाग्य विधाता बन गया। मतलब कोई एक देश या राज्य किसी अन्य देश या क्षेत्र पर जाकर के इस तरीके से कब्जा कर ले कि वहां के लोगों के पास कोई अधिकार ही ना बचे, पूरी तरीके से वो मात्र देश के या एक्स के अधिकार में आ जाए, वो उनका भाग्य विधाता बन जाए। उनके आंतरिक मामले, बाह्य मामले, उनके खुद के अधिकार, समानता देनी है, कितनी स्वतंत्रता देनी है कि नहीं देनी, वो सबका फैसला अगर कोई दूसरा देश करता है तो वही उसके संदर्भ में क्या हो जाएगा, उपनिवेश हो जाएगा। अर्थात कोई एक देश किसी अन्य देश या राज्य पर जाकर के क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमा ले और ऐसा कि वहां का भाग्य विधाता बन जाए, हर फैसला वही करे, उपनिवेश हो जाता। हम लोग थे उपनिवेश लंबे समय तक। अंग्रेज आए थे व्यापार करने के उद्देश्य से और धीरे धीरे हम उनके कॉलोनी बन गए और वही वो कर रहे थे जो एक सामान्य तौर पे उपनिवेशवादी देश का सोच होता है कि उपनिवेश कोई बनाता ही क्यों है। उपनिवेश बनाने का उद्देश्य ही होता है कि उपनिवेश का शोषण इस प्रकार से किया जाए हर लेवल पे, आर्थिक लेवल पे, राजनीतिक स्तर पे, कि वहां के सारे संसाधनों को निचोड़ करके अपने देश में लेकर के आए और अपनी समृद्धि सुनिश्चित करे। और उपनिवेश तो गया, उससे हमारा कुछ लेना देना ही नहीं। कुछ भावनात्मक लगाव नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए एक वो बाजार की तरह है जिसका हमें शोषण करना है और कोई अधिकार नहीं देने वहां पे, और उनके शोषण से खुद को समृद्ध करना है। यहां पर किसी भी प्रकार के निर्णय लेने की शक्ति उपनिवेश के पास होगी नहीं होगी। वो किन कानूनों के तहत रहेगा, अपने खेत में कौन सी फसल उपजाएगा, वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाएगा कि नहीं जाएगा, इन छोटे मोटे मुद्दों पर भी उसका अधिकार नहीं रह जाएगा। वो सारा का सारा वो मात्र देश कंट्रोल करेगा और उपनिवेश के सारे लोग उस बात को मानने के लिए बाध्य होंगे। ये होता उपनिवेश। इस दर्जे से थोड़ी सी अच्छी स्थिति एक दूसरे दर्जे की होती है जिसको हम लोग संरक्षित राज्य कहते हैं, प्रोटेक्टोरेट कहते हैं, संरक्षित राज्य। ये क्या होता है, उपनिवेश की तरह ही है, बस उपनिवेश से बेहतर स्थिति में। उपनिवेश के पास कोई अधिकार नहीं होता, वो हर प्रकार के निर्णय के लिए, हर प्रकार के मामले में वो अपने मात्र देश पर निर्भर होता है। लेकिन संरक्षित राज्य में क्या होता है, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को छोड़ करके संरक्षित राज्य जो है, जो प्रोटेक्टोरेट है, वो स्वतंत्र होते हैं। कुछ मामले वो कौन है जिनमें फैसला नहीं ले सकते, जो बहुत महत्वपूर्ण मामले हैं, जैसे एक हो गया डिफेंस की, ये अपनी सेना नहीं रख सकते। सेना क्यों रखोगे, जब मैंने संरक्षण दे रखा है तो आपके ऊपर हमला, हमारे ऊपर हमला माना जाएगा। आपने सेना रखी है तो भी हमारे अधीन काम करेगी, क्योंकि हमने आपको संरक्षण दे रखा है। तो डिफेंस आप नहीं रख सकते, सेना नहीं रख सकते। जब हमने संरक्षण दे रखा है तो किस देश के साथ कैसा रिश्ता रखोगे, कहां से संधि करोगे, कहां से शत्रुता करोगे, कहां से मित्रता करोगे, इसका अधिकार भी आपके पास नहीं होगा। अर्थात वैदेशिक संबंध जो है वो भी संरक्षित राज्य के पास नहीं होता है। इसके अलावा संचार, कम्युनिकेशन की कहां बातें करोगे, कैसे करोगे, ये भी आपके बिहाफ में हम कर लेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं किसी भी देश के, किसी भी राज्य के। इन मुद्दों को मात्र देश अपने पास रख लेता है और बाकी बोल देता है कि जो छोटे मोटे मामले हैं उस पर धूमधाम से आप शासन करो।
कोई दिक्कत नहीं है। ये मामले जहां पर आएंगे वहां पर आपको हमसे पूछना पड़ेगा, वहां पर हम ही निर्णय लेंगे। मतलब यहां पर क्या है, यहां पर भी निर्णय लेने की अंतिम शक्ति किसके पास है? किसी और के पास है, जिसका आधिपत्य है, संरक्षित राज्य की नहीं है, प्रोटेक्टरेट की नहीं है। ठीक है, इससे जो अगला लेवल होता है वो एक अलग दर्जा आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डोमिनियन। संप्रभुता यहां पर भी नहीं है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये भी नहीं है, लेकिन बाकी दो की तुलना में काफी बेहतर स्थिति में है। उपनिवेश में तो कुछ अधिकार ही नहीं है अपने हाथ में। संरक्षित राज्य में कुछ मामलों को छोड़ करके अधिकांश मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति है, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जहां पर नहीं ले सकते। डोमिनियन स्टेटस में क्या होता है कि डोमिनियन दर्जा प्राप्त राज्य प्रत्येक प्रकार का निर्णय ले सकता है अपने आंतरिक और बाह्य मामलों के संदर्भ में, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नाम मात्र के लिए ही सही किसी देश की अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। हम लोग रहे हैं, इस अवस्था में भी रहे। जैसे 15 अगस्त 1947 के पहले तो हम लोग उपनिवेश थे, ये तो क्लियर है। बिफोर 1947 15 अगस्त हम उपनिवेश थे, संरक्षित राज्य के दर्जे में हम नहीं है। उसके बाद से भारत सीधा डोमिनियन बन गया। मतलब जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हो गया 26 जनवरी 1950 को, हम हमारे अपने राष्ट्रपति हमको नहीं मिल गए, हम गणतंत्र नहीं बन गए, भारत स्वतंत्रता अधिनियम खारिज नहीं हो गया, तब तक हम डोमिनियन ही थे। क्योंकि 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा इंडिया और पाकिस्तान नाम के दो डोमिनियन बनाए गए थे, जो अपने हर प्रकार के मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थे कि जैसा चाहो वैसा संविधान लिखो अपना, जिससे मन करता उससे लड़ो, जो चाहे वो फैसला करो, बस नाम मात्र के लिए हमारी संप्रभुता स्वीकार करोगे, अधीनता स्वीकार करोगे। तो संविधान के लागू होने तक 26 जनवरी 1950 तक हम लोग क्या थे? डोमिनियन के दर्जे में थे। लेकिन संविधान लागू हुआ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम खारिज हुआ, हमने अपना हेड ऑफ स्टेट चुन लिया और साफ साफ बता दिया कि किसी भी मुद्दे पर, किसी भी नाम मात्र के लिए भी हम किसी का अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। तो डोमिनियन शब्द अगर बात करेंगे, जैसे 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें महात्मा गांधी और कुछ नेताओं ने मिलकर के यह प्रस्ताव रखा था कि अगर अगले 2 साल में हमें डोमिनियन स्टेटस मिल जाता हम संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे नेता जैसे पंडित नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस, ये सब नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, क्या बात करते हो, हम क्यों मांगे डोमिनियन स्टेटस, हमें तो पूर्ण स्वराज्य चाहिए। हम नाम मात्र के लिए भी किसी की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, हमें नहीं चाहिए डोमिनियन स्टेटस, हम तो बनेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनेंगे, नाम मात्र के लिए भी किसी का अधीनता स्वीकार क्यों करें। तो डोमिनियन के दर्जे के पश्चात 26 जनवरी 1950 से हम लोग क्या बने हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। और इसका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहने का मतलब क्या होता है कि अपने भाग्य विधाता खुद हैं हम, हर प्रकार के आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय हम लेने की शक्ति हमारे पास है, और नाम मात्र के लिए भी हम लोग किसी का अधीनता स्वीकार नहीं करते। उस समय कुछ लोगों ने कहा था कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का सदस्य अगर आप बनेंगे तो नाम मात्र के लिए संप्रभुता ब्रिटिश क्राउन की माननी पड़ेगी। तो आप कैसे, फिर आप तो डोमिनियन ही हो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कैसे हुए? नेहरू जी ने तभी स्पष्ट कर दिया था कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का नाम बदला जाए और क्या किया जाए? कॉमनवेल्थ नेशन कर दिया जाए। और बस ये उसमें बातें स्पष्ट तौर पे उसी समय उन्होंने स्पष्ट कर दी कि इसको ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार नहीं समझा जाएगा, बल्कि बस एक सांस्कृतिक जुड़ाव है। हमारा हेड ऑफ स्टेट खुद होगा, हम नाम मात्र के लिए भी ब्रिटिश क्राउन को हम अपना हेड ऑफ स्टेट नहीं मानेंगे। तो हम पूरी तरीके से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बन गए। इस शब्द को महसूस करने के लिए, संविधान में शामिल करने के लिए, इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए ही हमने कितनी लंबी लड़ाई लड़ी है। और शब्द को हम बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। हाँ ठीक है, आंतरिक बाह्य मामले में निर्णय लेने की शक्ति यही संप्रभुता है। इस शब्द का महत्व समझिए, इस शब्द से खुद को जोड़िए, सम्मान के भाव से देखिए कितना महत्वपूर्ण शब्द है। एक बात अब ये आता है कि क्या वर्तमान में हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं? ये कहने के लिए हर देश, हर राज्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। पाकिस्तान भी है, हम भी है, यूक्रेन भी है, रसिया भी है, चीन भी है, हर कोई है। सैद्धांतिक तौर पे तो ये सब है। लेकिन वैश्वीकरण के पश्चात, ग्लोबलाइजेशन के पश्चात, जब विभिन्न देश आपस में जुड़ गए
उनके हित आपस में जुड़ गए। तो स्थिति ऐसी बन गई है कि सैद्धांतिक तौर पर संप्रभु होते हुए भी स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाते हैं। व्यवहार में कई देश हैं जो सैद्धांतिक तौर पे तो हैं, व्यवहार में नहीं। जैसे कि एक एग्जांपल ही ले लेते हैं कि रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। दुनिया दो धड़े में बटी हुई है। यूरोपियन यूनियन अमेरिका चाहता है कि रूस के खिलाफ लोग हमारा साथ दें, रूस चाहता है कि हमारा साथ दे। ये दोनों गुट बहुत शक्तिशाली हैं। हम पे भी बहुत दबाव था भारत पे कि आप अपना पक्ष स्पष्ट करो। मैं सीधा कि गुट निरपेक्षता की पॉलिसी पर हम चलते हैं और युद्ध का समर्थन नहीं करते, इसलिए हमने अपना स्वतंत्र स्टैंड लिया। लेकिन पाकिस्तान जैसे देश तो झुक गए, तो ऐसे बहुत सारे देशों का उदाहरण, ऐसे बहुत सारे विश्व में अनेकों बार ऐसे मामले आए। तो व्यवहार में ये चीजें थोड़ी सी कुछ देशों के पास अधिक मात्रा में दिखाई देती हैं कि दूसरे के संप्रभुता का हनन कर देते हैं, जैसे रसिया यूक्रेन का, चाहे जिस आधार पर कर रहा हो। और कई बार देश किसी अन्य देश के दबाव में आकर के अपने फैसले लेता है। तो व्यवहार में थोड़ी सी संप्रभुता कुछ देशों के पास ज्यादा है, कुछ के पास कम है। ये इस शब्द का महत्व है। अगला जो शब्द है समाजवाद। क्यों? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, और अगला जो शब्द आता है समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए। और ये वो शब्द है जिसको 1973 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। और दो शब्दों में विवाद है, पंथ निरपेक्षता और समाजवाद पे, इसलिए शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भी गागर में सागर वाला शब्द है। ऐसी विचारधारा है, मतलब ऐसा शब्द है कि इस पर हजारों किताबें लिखी जा चुकी है, सैकड़ों चिंतन इन पर हो चुके हैं, लेकिन आज तक इसकी स्पष्ट परिभाषा नहीं बन पाई है, क्योंकि हर चिंतक ने अपने हिसाब से परिभाषा लिखी है। तो इस शब्द को समझते हैं ध्यानपूर्वक। विवाद ये लोग खड़ा कर रहे हैं, बहस ये है कि हम समाजवादी सिद्धांतों का पालन नहीं करते थे, हम समाजवादी नहीं थे, संविधान में शामिल करने की वजह से हम समाजवादी हो गए हैं, हमारे संविधान की प्रकृति बदल गई है, नेचर बदल गया है। उनका ये बात कहां तक सही है कि क्या वाकई में 1976 के बाद से हम समाजवाद के सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं, या भारतीय संविधान अपने मूल रूप से ही समाजवाद के सिद्धांतों को अपने अंदर समाहित किए हुए था, और प्रारंभ से ही भारतीय राज्य समाजवाद के सिद्धांतों से नजदीकी रखते हुए अपनी नीतियां बना रहा था। ये सारी चीजें हम तब समझ पाएंगे जब हम ये समझ पाएंगे कि समाजवाद होता क्या है। तो स्पष्ट परिभाषा तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके उद्देश्य को लेकर के चाहे जितने विचारक हैं, चाहे जितने चिंतन इस पर हुए हैं, उन सारे दार्शनिकों में, विद्वानों में एक आम सहमति है कि समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें समाज में असमानता को, इनइक्वालिटी को कम करने का, समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। और समाज के जो संसाधन है, चाहे जो भी हो, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, उनका वितरण समाज में यथासंभव समता मूलक तरीके से होना चाहिए। यही उद्देश्य है और यही समाजवाद है। अब ये प्राप्ति होगी कैसे? कि हाँ, बहुत अच्छी बात है कि समाज में समानता हो तो शांति होगी, छीना झपटी की स्थिति नहीं आएगी, कोई बहुत ज्यादा अमीर साधन संपन्न नहीं हो पाएगा कि वो साधन विहीन लोगों का शोषण कर पाए, उन पर अपनी इच्छाएं, उन पर अपनी मर्जी थोप पाए। तो बहुत अच्छा सिद्धांत है। इस सिद्धांत को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इस सिद्धांत को प्राप्त करने के तरीके, मेथड्स क्या हैं? इस आधार पे समाजवाद में कई वो विचारधाराएं आती हैं, जैसे कुछ को हम स्वप्नदर्शी कहते हैं, यूटोपियन कहते हैं, कुछ को कम्युनिस्ट कहते हैं, मार्क्सिस्ट कहते हैं, कुछ को हम लोग डेमोक्रेटिक या प्रोग्रेसिव कहते हैं, वो क्या क्या एवोल्यूशनरी कहते हैं, वो क्या क्या चीजें एक बार देखते हैं। कि उद्देश्य क्या है? समाज में समानता लाना, असमानता को कम करना, समाज के संसाधनों पर समाज के सभी वर्गों का यथासंभव समतापूर्ण अधिकार हो, बराबर अधिकार हो, यही समाजवाद है। इसको प्राप्त करने का तो एक तरीका है कि हम सपना देखें कि जो साधन संपन्न वर्ग हैं वो अपनी स्वेच्छा से साधन विहीन लोगों के पास भी अपने संसाधनों का कुछ हिस्सा पहुंचा दे, स्वेच्छा से त्याग कर दे। हृदय परिवर्तन उनका होगा तो वो कर सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर ऐसा होता है क्या कि अगर कोई पूंजीपति वर्ग है जिसके पास बहुत सारे संसाधन है, उन संसाधनों को क्या वो इतनी सरलता से अपनी इतनी इच्छा से साधन विहीन लोगों तक पहुंचाएगा? सामान्य तौर पर लोग ऐसा करने से बचते हैं।
तो इस विचारधारा के जो समर्थक हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से बिना कुछ पिए मिल जाए, समाजवाद मिल जाए, समाज में समानता आ जाए, उनको हम क्या कहते हैं? यूटोपियन कहते हैं, स्वप्नदर्शी कहते हैं। क्यों स्वप्नदर्शी कहते हैं? विचारधारा तो बहुत अच्छी है, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो सपने में ही संभव है, व्यवहार में तो हो नहीं पाता। कि जिनके पास है वो आसानी से देंगे नहीं, देंगे ही नहीं। अगर महात्मा गांधी ने भूदान आंदोलन चलाया था तो कुछ इसी प्रकार का था ना, कि क्यों कानून बना के छीनना है, आवश्यकता क्या है? हृदय परिवर्तन होगा, जिनके पास ज्यादा जमीन है वो स्वेच्छा से दान करेंगे। एक दो लोगों का ही हो पाया था, आचार्य विनोबा भावे टाइप के लोगों का, बाकी लोगों का तो हृदय परिवर्तन हुआ नहीं। इसलिए एक दूसरी विचारधारा आ जाती है कि ऐसे नहीं देंगे। जो साधन संपन्न वर्ग है, जो हैप्स है, वो हैप्सनट को नहीं देंगे, छीनना पड़ेगा इनसे, माध्यम चाहे जो हो। हिंसा है तो हिंसा करने से भी हम गुरेज नहीं करेंगे। अगर कोई इस विचारधारा को मानता है तो वो क्या हो जाता है? उसको मार्क्सवादी कहते हैं, हम उसको कम्युनिस्ट कहते हैं। इनका आधार ही है हिंसा। मार्क्सवाद एक बहुत ही प्रचलित और पॉपुलर विचारधारा है। विश्व के कई देशों की शासन व्यवस्था की का आधार मार्क्सवाद है, कम्युनिज्म है। वो कितने इस कम्युनिस्ट थ्योरी के पास थे वो अलग बात है, लेकिन कहने के लिए ही सही, नीतियों में वो समाजवादी या फिर कम्युनिस्ट है। जैसे चीन हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, बहुत से ऐसे देश है अभी, उन पर हम बाद में बात करेंगे। तो मार्क्सवाद या कम्युनिज्म है क्या? बेसिकली समाज में समानता स्थापित करने के कई तरीके हैं, उसमें से एक तरीका है हिंसक क्रांति। मार्क्स गरीबों से अपील करता है कि दुनिया के सारे मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए अपने गुलामी की जंजीरों के अलावा कुछ नहीं है, और पाने के लिए सारा जहां है। संगठित हो जाओ, क्रांति करो, और इन सारे पूंजीपतियों को मार के भगा दो, इनका अस्तित्व मिटा दो, इनके खिलाफ हिंसक क्रांति कर दो, और इनके सारे संसाधनों पर कब्जा कर लो, और सर्वहारा की तानाशाही स्थापित कर लो। समाज में कोई साधन संपन्न और साधन विहीन वर्ग नहीं होगा, हैप्स और हैप्सनट नहीं होगा। लेकिन हैप्स तब तक अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे जब तक उनकी हत्या नहीं कर दी जाती, उनके अस्तित्व को समाप्त नहीं कर दिया जाता। तो समानता तो ये भी लाना चाहते हैं, लेकिन हिंसा के माध्यम से। मार्क्सवाद समाजवाद ये बहुत मतलब डिबेटेबल और इंटरेस्टिंग ये विचारधारा है। एक अलग सीरीज में राजनीतिक विचारधाराओं के नाम से हम सर बात करेंगे। फिलहाल सिर्फ अपने प्रस्तावना में जो समाजवाद शब्द है उसको समझने के उद्देश्य से जितनी बातें आवश्यक है, फिलहाल आज हम उन्हीं पर बात करें। एक तीसरा तरीका भी हो सकता है। एक तो तरीका है कि सो करके सपना देखें कि समाज में समानता हो जाए, दूसरे ज्यादा उग्र हैं कि हिंसक क्रांति कर दो, मार दो सबको। लेकिन तीसरे टाइप के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, ना तो हम हैब्स के हृदय परिवर्तन का इंतजार करेंगे और ना ही उनके खिलाफ क्रांति करके, उनकी हत्या करके, उनका अस्तित्व मिटा करके हम समाज में समानता लाएंगे। एक तरीका है कि जनतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक माध्यम से, वैधानिक माध्यम से, शांतिपूर्ण तरीके से हम समाज में समानता स्थापित करेंगे। और इस विचारधारा के जो समर्थक होते हैं, इस तरीके से कि संविधान के मूल्य के अनुसार लोकतांत्रिक तरीके से समाज में समानता को बढ़ाना चाहते हैं और असमानता को कम करना चाहते हैं, उनको क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक समाजवादी, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। हमारे गांधी जी, नेहरू जी, आचार्य नरेंद्र दत्त, ये सब क्या है? इसी विचारधारा के। इस विचारधारा में भी बहुत लोग हैं, जैसे एम एन रॉय थे, चारू मजुमदार, कानू सन्याल, ये सब के इस विचारधारा के लोग। ठीक है, तो ये है समाजवाद। अब इस समाजवाद का उद्देश्य क्या है? समाज में यथासंभव समानता स्थापित करना, विषमता को दूर करना। इसकी व्याख्या की है इस शब्द की सुप्रीम कोर्ट में 1976 में जब इस शब्द को जोड़ा गया, तो इस शब्द की व्याख्या का प्रश्न 1982 में डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में उठा कि सर जी, अब व्याख्या करके बताओ कि हमारे संविधान में जो समाजवाद शब्द है उसका अर्थ क्या है? कि हमारा समाजवाद यूरोप के समाजवाद से अलग है और विशेष प्रकार का है। अगर यूरोप का मॉडल है उस पर बात करेंगे तो उनका क्या मॉडल है कि निजी क्षेत्र, उनके समाजवादी सिद्धांत के अनुसार वहां पर निजी क्षेत्र सर्वाइव भी नहीं कर सकता, रहने ही नहीं देंगे। ना निजी संपत्ति की अवधारणा और ना ही निजी उद्यमशीलता की अवधारणा।
वहां पर सारे के सारे संसाधनों पर राज्य का कब्जा होगा। राज्य क्षमता के अनुसार लोगों से कार्य करवाएगा और आवश्यकता के अनुसार वितरण करेगा। निजी संपत्ति, निजी उद्यमशीलता की कोई वहां पर अवधारणा नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, जो होगा सब राज्य होगा। लेकिन हमारा मॉडल अलग है। हम निजी क्षेत्र का, निजी स्वामित्व का, निजी उद्यमशीलता का उन्मूलन नहीं करते हैं, ना ही उनको नियंत्रित करते हैं, प्रबंधित करते हैं। कि हमें इस बात में कोई समस्या नहीं है कि ऐसे क्षेत्र जो अति महत्वपूर्ण है वहां सार्वजनिक क्षेत्र कार्य करे, राज्य कार्य करे। और भी ऐसे क्षेत्र जहां पर निजी उद्यमी अगर अच्छा कर सकते हैं, अगर कोई इनोवेटिव है, नवाचारी है, उद्यम करना जानता है, तो इस बात में क्या समस्या है कि वो कमाए, निजी संपत्ति बनाए, अपनी निजी उद्यमशीलता का लाभ उठाए। इस बात में कोई समस्या नहीं है। बस समाज के सहयोग से, समाज के बीच में रह करके वो ये सारी चीजें प्राप्त कर रहा है, तो उसका एक कर्तव्य बनता है कि उसका एक हिस्सा समाज को भी दे। अमीरी और गरीबी की खाई बहुत अधिक ना बढ़ जाए, इसके लिए सरकार कुछ उपाय करे, लेकिन निजी क्षेत्र को समाप्त ना करे। अगर ये बात है तो हमारा समाजवाद ये है, यूरोप का अलग है, हमारा अलग है। इसी संदर्भ में हमारे समाजवाद का उद्देश्य क्या और मॉडल क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे व्याख्या की 1982 के मामले कि हमारा जो समाजवाद है वो मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है, जिसमें गांधीवादी तत्व निश्चित तौर पे ज्यादा है, डोमिनेंट है। इस समाज में स्थापित समानता करना है। गांधी भी चाहते थे, कार्ल मार्क्स भी चाहते थे। कार्ल मार्क्स का तरीका हिंसा का था, हमारा तरीका नेहरू और गांधी वाला है, लोकतंत्र वाला है। तो दोनों का मिश्रण है, मार्क्सवाद और गांधीवाद का, लेकिन गांधीवादी तत्व उस पर हावी है। और हमारा उद्देश्य क्या है समाजवाद का? निजी उद्यमशीलता, निजी संपत्ति को समाप्त करना, सभी संसाधनों पर राज्य कब्जा कर ले, उत्पादन के साधनों पर, यह नहीं है। हमारे समाजवाद का उद्देश्य है समाज में आर्थिक समानता है, समाज में धन का, सुविधाओं का समान रूप से वितरण हो। कोई वंचित वर्ग है, हम उसके उत्थान का प्रयास करें, उनको अधिक से अधिक हम सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवा पाए, ये हमारा समाजवाद है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भारतीय संविधान की मूल प्रकृति ये नहीं थी, हम समाजवादी सिद्धांतों का पालन नहीं करते थे। तो क्या उनकी बात से सहमत होया जा सकता है? या फिर एक बार संविधान लागू होने के पश्चात सरकार ने क्या क्या नीतियां अपनाई है जो इस सिद्धांत से नजदीकी रखती है, या फिर हमारे संविधान में ऐसे कहां कहां वो प्रावधान है जो समाजवाद के साथ नजदीकी संबंध रखते हैं? उन पे बात करने, चीजें अपने आप स्पष्ट हो जाएगी कि क्या प्रस्तावना में शब्द को शामिल करने से ही हम समाजवादी बने हैं, या पहले से उन सारे सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं। तो संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 14, अगर समाजवाद यह कहता है कि समाज में यथासंभव बराबरी होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो अनुच्छेद हमारा 14 क्या कहता है कि चाहे अमीर हो या गरीब हो, विधि सबके लिए बराबर होगी, विधि के समक्ष समता होगी, कानून के समक्ष सभी बराबर होंगे। तो क्या ये उपबंध समाजवाद के सिद्धांतों का पालन नहीं करता है? इसी का दूसरा हिस्सा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो एक सुप्रीम कोर्ट ने हमारे जो उद्देश्य बताए थे वो ये बताया था कि राज्य का ये दायित्व होगा कि वंचित वर्गों का उत्थान करें, उनको सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाएं। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का तो अर्थ ये होता है कि राज्य भेदभाव नहीं कर सकता है, सबके लिए कानून समान होगा, चाहे परिणाम जो हो। लेकिन जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, ये तो पॉजिटिव राइट है, राज्यों को अधिकार देता है लोक कल्याण के लिए, वंचित वर्गों के उत्थान के लिए। तो ये वाला हिस्सा भी, अर्थात पूरा का पूरा अनुच्छेद 14 समाजवाद का सिद्धांतों के अनुरूप है, क्योंकि वो भी समानता स्थापित करने की बात करते हैं और ये हमारा अनुच्छेद भी बात करता है। इसी सिद्धांत को, समानता को अनुच्छेद 15 में, 16 में, 17 में, 18 में लागू किया गया है। 15 में सामाजिक क्षेत्र में लागू किया गया है कि इन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, सब बराबर होंगे, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। लेकिन जो वंचित वर्ग हैं, कमजोर वर्ग हैं, चाहे वो बच्चे हों, आदिवासी हों, दलित हों, पिछड़े वर्ग हों या महिलाएं हों, उनके लिए हम राज्य विशेष प्रयास कर सकता है। अनुच्छेद 16 में वंचित वर्गों को राज्य की नौकरियों में आवश्यक प्रतिनिधित्व मिल सके,
उनकी भी हिस्सेदारी बढ़ सके। इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 16 में की गई है कि खास वर्ग का अधिकार न रह जाए। 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, अनटचेबिलिटी, कि छुआछूत नाम की कोई चीज नहीं है, समाज में सभी बराबर है इस लेवल पर। तो ये भी तो समाजवाद के सिद्धांतों के अनुकूल है। अनुच्छेद 18 है, अगर ये रोकता है कि कोई भी विशेष उपाधि धारण नहीं कर सकते, राजाधिराज, महाराजाधिराज, इस टाइप का। क्यों? इन शब्दों में भेदभाव झलकता है, विभेदकारी शब्द है ये। शब्द मात्र से विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग होने का एहसास होता है। सेना और पढ़ाई लिखाई से संबंधित उपाधियों के अलावा और कोई उपाधि अपनी ले सकते हैं, नहीं धारित कर सकते हैं। क्यों? इसका भी तो उद्देश्य वही है कि समाज में समानता स्थापित हो। ये सारे सिद्धांत तो पहले से ही है। इसके अलावा अनेकों प्रावधान है। कहां तक बात करेंगे, जैसे संक्षिप्त में बात कर लेते हैं डीपीएसपी की। अनुच्छेद 39 में जो है सी डी, ये सारे के सारे भूमि सुधार से संबंधित जो बातें हैं, या फिर पूरा का पूरा अनुच्छेद 39, वो 39 ए, 41 हो गया, 42 हो गया, 43 बी हो गया, ये सारे के सारे अगर बात करेंगे तो ये क्या है, एक संदर्भ में अगर लेकर के सबको अगर बात करेंगे तो सब में समाजवाद से संबंधित सिद्धांत है। मतलब ऐसी बातें हैं, ऐसे सिद्धांत दिए गए हैं जिससे समाज में समानता स्थापित हो, विषमता कम हो, चाहे लिंग के आधार पे हो, या वर्ग के आधार पे हो, या आयु के आधार पे हो, एज के आधार पे। तो सिर्फ ऐसा कह देने से कि प्रस्तावना में शब्द शामिल कर दिया गया, हम समाजवादी हो गए, उसके पहले नहीं थे, हम सिद्धांतों पर नहीं चलते थे, ये दकियानुसी बातें हैं। अगर सरकार की नीतियों के स्तर पे बात करें तो पहला जो संविधान संशोधन हुआ था हम लोगों का, उसमें बहुत सी बातें थे। उसमें एक बात यह भी थी, लैंड रिफॉर्म एक्ट को लेकर के हमारा पहला संविधान संशोधन हुआ था। और लैंड रिफॉर्म एक्ट क्या था, थोड़ा सा इंटीग्रेशन करते हैं इकोनॉमी का इसके साथ में, हिस्ट्री का, तो चीजें और स्पष्ट हो पाएंगी। 2 मिनट बात कर लेते हैं रुक करके, फिर आगे बढ़ते हैं। कि जब तक हम आजाद नहीं थे, अंग्रेजों का शासन हमारे ऊपर था, हमारी क्या स्थिति थी, बार बार अकाल पड़ते थे। भारतीयों के गरिमा का, उनके जीवन का, उनके लिए भूखमरी का, अकाल का कोई महत्व नहीं है, अंग्रेजों के लिए कोई सिंपैथी नहीं था। और हम एक औपनिवेशिक सत्ता से उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि हमारे लिए कुछ ऐसा करेंगे। हम अधिकार मांगते थे तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जैसे कांड करते थे। हम स्वतंत्रता की बात करते थे तो धारासड़ा जैसे अत्याचार करते थे, रॉलेट एक्ट जैसे कानून लेकर के आते थे, विभिन्न तरीकों से हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते थे। अपने ही खेत में किसान वो फसल न उपजाए नील, जिससे उसकी जमीन की उत्पादकता कम हो रही है, उसके बच्चे भूख से मर जा रहे। इस चीज से छुटकारा पाने के लिए कई लोग अपने जान गंवाने पड़े। ये तो थी विदेशी सरकार। लेकिन जब आजाद होने के पश्चात जब अपनी सरकार बनी, भारतीयों ने अपनी सरकार बनाई, तो क्या उस सरकार से भी यही उम्मीदें की जाए कि अभी अकाल ही तोहफे में देंगे, अत्याचार ही देंगे? या फिर अब हमारी सरकार है, इस सरकार से हम अधिकार से अपनी मूलभूत सुविधाओं की मांग कर सकते हैं, और इस सरकार का दायित्व है कि देना ही पड़ेगा, अपने देश के लोग हैं, अपने देश की सरकार। तो हर देश अपनी प्रायोरिटी तय करता है कि मुझे किन मुद्दों पर पहले काम करना है। नेहरू जी ने समझदारी दिखाते हुए पहले ये मुद्दा चुना कि पहले हम लोगों का भरण पोषण, पेट भर के लोगों को खाना मिल पाए, उनका इस मामले में गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित हो पाए, पहले इस चीज की हम इस चीज की गारंटी हम सुनिश्चित करेंगे, फिर आगे हम कुछ बातें करेंगे। इसीलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि को प्राथमिकता दी, और यह उद्देश्य रखा कि अपने देश में फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने के लिए क्या करना होगा, अनाज की उपलब्धता बढ़ानी होगी। इसके 2 तरीके, आयात करो या फिर उत्पादन बढ़ाओ। आयात तो हम अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप कर ही रहे थे, लेकिन कब तक आयात करेंगे, उससे अर्थव्यवस्था में कुछ और समस्याएं पैदा हो जाती, बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमारा अकाउंट घाटे में जाने लगता। तो ये हुआ कि उत्पादकता बढ़ानी पड़ेगी, और सस्टेनेबल तरीका तो यही है कि हम अपने ही उत्पादन बढ़ाएं। लेकिन जब उत्पादन बढ़ाने की बात आई तो उसके लिए तो कृषि क्षेत्र तो हमारा नहीं बढ़ सकता, कि जितना लैंड है, लैंड तो उतना ही रहेगा। प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, तो या तो इंटेंसिटी बढ़ाओ या क्रॉपिंग एरिया बढ़ाओ। तो नेहरू जी ने जब देखा, जब देश की सरकार ने देखा कि जिनके पास जमीन हो तो खेती नहीं करते हैं, जमींदार सारे, इतने बड़े बड़े भूखंड उनके पास है और बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, खेती से उनका कोई प्रत्यक्ष तौर पर लेना देना नहीं है। और जो खेतिहर मजदूर है, जो किसान है, उनके पास खेती नहीं हो, खेती कहाँ करेंगे?
तो भूमि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है और अनुच्छेद 39 में लिखा गया है कि राज्य का यह दायित्व होगा कि उत्पादन के संसाधनों के संकेंद्रण को कुछ हाथों में टिके रहने से, कब्जे से रोकने की कोशिश करेगा। तो भूमि जो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, उस पर कुछ लोगों का ही अधिकार है और आवश्यकता है, देश के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है कि उन भूमि पर कृषि हो, वो भूखंड उन लोगों के हाथ में जाए जिनके लिए वो नितांत आवश्यक है और जो खेती उस पर करेंगे, उत्पादन बढ़ाएंगे। लेकिन वही बात है कि स्वप्नदर्शी समाजवादी, हृदय परिवर्तन तो नहीं होगा जमींदारों का कि वो दे देंगे आपको कि हाँ ठीक है भाई साहब, ले जाओ हमारी पूरी संपत्ति है, आपको लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन क्या नेहरू जी मार्क्स वाले तरीकों को अपना लें कि सारे जमींदारों को भगा दें कि जाओ लंदन जाओ, अमेरिका जाओ, सेटल हो जाओ, लौट के मत आना, आओगे तो फिर टांग दिए जाओगे। तो ये तो हो गया हिंसक तरीका। नेहरू जी इस विचारधारा के समर्थक तो थे नहीं, अहिंसक तरीके से करना चाहते थे, संवैधानिक तरीके से। उन्होंने भूमि सुधार अधिनियम बनाया, लैंड रिफॉर्म एक्ट। बहुत सी ऐसी बातें थी, लेकिन एक बात थी हदबंदी वाला, लैंड सेलिंग वाला, कि एक निश्चित सीमा से ऊपर अगर आपके पास भूमि है तो उसको सरकार एक्वायर कर लेगी और उन लोगों के बीच में वितरित करेगी जिनको देना आवश्यक है। तो केस हो जाएगा, लंबा चौड़ा वो श्रृंखला चलेगा। फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत में हम लोग वो सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन पहला संविधान सभा संशोधन ही समाजवाद के उद्देश्यों के लिए हुआ था, समाज में शांति स्थापित करने, समानता स्थापित करने के लिए हुआ था। और आगे बात करें, जो प्रगतिशील कराधान प्रणाली है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, वो किस लिए है? जो पूंजीवाद के समर्थक होते हैं वो हमेशा इस प्रकार के कर का विरोध करेंगे। क्या होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन? तो जितना जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसमें कर का अंश राज्य का हिस्सा बढ़ता जाएगा। अब 10 लाख कमाते हैं तो 10% देंगे, 20 लाख कमाते हैं तो 20%, 30 लाख कमाते हैं तो 30%। तो पूंजीपति इसका विरोध करते हैं कि ये क्या बात हुआ कि जो जितना मेहनत कर रहा है बदले में उसको प्रोत्साहित करने के आप उससे उसकी आय का हिस्सा और ज्यादा से ज्यादा छीन रहे हो। ये तो पूंजीवादी विचार। लेकिन जो समाजवादी विचारक है वो इस बात से सहमति रखते हैं कि जो भी कमा रहे समाज के सहयोग और समाज के बीच में, समाज के माध्यम से ही कमा रहे हैं। उद्यमशील भी इसीलिए बन पाए हैं कि समाज में इनका लालन पालन इस तरीके से हुआ, समाज ने इस प्रकार का माहौल इनको उपलब्ध करवाया है कि इनके अंदर उद्यमशीलता आई है। तो इनके उत्पादन का कुछ हिस्सा इस समाज को भी मिलना चाहिए। हृदय परिवर्तन से नहीं मिलेगा तो राज्य कर के माध्यम से लेता है और उन्हीं टैक्स के माध्यम से, उन्हीं करों से फिर अपने कल्याणकारी उद्देश्यों को पूरा करता है। ये व्यवस्था भी हमारे देश में, ये भी समाजवाद के सिद्धांतों के अनुरूप है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की थी कि हमारा उद्देश्य है कि समाज के वंचित वर्गों का उत्थान करेंगे, तो इससे संबंधित अनेकों प्रावधान है, जैसे कि आरक्षण से संबंधित जो प्रावधान है, इस बात को लेकर कई लोग शिकायत रहती है कि भेदभावपूर्ण है। सोचने वाली बात यह है कि आजादी के इतने साल बाद भी हमारे संविधान में आरक्षण संबंधी प्रावधान है। क्या समाज में विभेदन के उद्देश्य से, भेदभाव बढ़ाने के उद्देश्य से आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, या फिर इस पवित्र उद्देश्य के साथ में इसकी शुरुआत की गई थी कि समाज की मुख्य धारा में जो लोग पीछे छूट चुके हैं उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जाए और फिर यह व्यवस्था समाप्त कर दी जाए। लेकिन आज तक हमारा समाज ही इस व्यवस्था को अपना नहीं पाया है। जिस पवित्र उद्देश्य के साथ इसको शुरुआत की गई थी, अगर कहा जाए कि आज अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में ये कहां तक सफल हो पाया है, ये तो आकलन का विषय है, लेकिन राजनीति का एक मुद्दा बन चुका है। आरक्षण संबंधित प्रावधान जो है, निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता संबंधित प्रावधान जो है, इतने साल से होने के बाद भी अगर हमारे संविधान में आरक्षण संबंधी प्रावधान है, मतलब समाज में कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनको अभी भी उत्थान की आवश्यकता है, मुख्य धारा में शामिल नहीं है, तो समाज के मुंह पे एक तमाचा है। और प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि क्यों अमेरिका में 1948 के बाद से असेतों को पूरा अधिकार देने के बाद से वहां पर कोई आरक्षण संबंधी व्यवस्था नहीं थी, क्यों वो समाज में घुल मिल गया, समानता की? हालांकि इक्का दुक्का बदमाश लोग हर जगह होते हैं, तो वहां पर जॉर्ज फ्लॉयड या फिर ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती हैं ब्लैक एंड व्हाइट के नाम पर, लेकिन फिर भी उनके समाज में उतनी विषमता नहीं है छुआछूत के स्तर पर, क्योंकि उनका समाज ऐसा कहा जाता है कि ज्यादा खुले दिमाग का है, उसने तुरंत चीजों को अडॉप्ट कर लिया। अगर हम भी अडॉप्ट कर लेते हैं समाज खुले दिल से इन सारी चीजों को,
कि समाज में जो वंचित वर्ग हैं उनको मुख्य धारा में लाने में हम भी सहयोग करते हैं, तो शायद ये प्रावधान होता ही नहीं। लेकिन फिलहाल है, अलग से इस पर बात करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि ये भी तो समाजवाद के सिद्धांतों के अनुरूप ही है। तो ऐसे तमाम प्रावधान बहुत सारे हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि हम समाजवाद के सिद्धांतों के अनुरूप ही कार्य करते आ रहे हैं। सिर्फ प्रस्तावना में यह शब्द जोड़ने से हम समाजवादी हो गए, यह कहना गलत है। फिलहाल ये हमारा दृष्टिकोण है समझने के हिसाब से, जिस पर हमने बातचीत की। अभी अगले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट का इस पर निर्णय आ जाएगा, तो स्थितियां अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी। फिलहाल के लिए समाजवाद में इतना ही।